लास्ट क्लास में हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी की कंप्लीट स्टडी की थी और मैंने आपको मास परसेंट भी समझाया था, W/W। ठीक है, अब हमको द्रव्यमान प्रतिशतता द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में देखना है। ये देखिए, आयतन W/V, ये भी द्रव्यमान प्रतिशतता है, पर यह W/V है, W/V, और वो था W/W। तो ध्यान से देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ये ग्राम में, और यहां लेना है हमें विलयन का आयतन, और ये लेना है आपको मिलीलीटर में, ग्राम पर ml, और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ये आपका द्रव्यमान प्रतिशतता है, यह आपका आ गया द्रव्यमान प्रतिशतता। तो कौन सी द्रव्यमान प्रतिशतता है ये? W/W, W/V। ये देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, यहाँ पर लीटर में। विलयन का आयतन आपको लीटर में नहीं लेना है, ml में लेना, मिलीलीटर में। ये लिखिए, यहाँ पर आयतनानुसार ये मेन बात है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और विलयन का आयतन ml में लेना, लीटर में नहीं लेना है, ml में लेना है आपको। ठीक है, तो यह द्रव्यमान प्रतिशतता W/V कहलाती है। क्या कहलाती है? W/V। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है आपका कि 10 ग्राम शक्कर 50 ml विलयन में घुली है, तो इसकी द्रव्यमान भार प्रतिशतता W/V क्या होगी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 ग्राम आपको ये दिया है, 50 ml ये दिया, ml में ही दिया है, तो बस हमारा आंसर आ गया 10/50 इंटू 100, 10/50 इंटू 100, ये हमारा आ गया, ये 20% हो गया, ये 20% है। बोलिए, समझ आ गया बेटा आप लोग को? तो इस तरह हम इसे समझेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस 100 को उठा के यहां ले आता हूं, ये ले आया मैंने, 100 को नीचे ले आया, इक्वल टू, ठीक है,
तो 100 के सामने विलयन का आयतन ml में है और द्रव्यमान प्रतिशत के सामने विलेय का द्रव्यमान है। अब मैंने आपसे बोला कि 20% WV का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है मेरा 20% W/V का क्या अर्थ है, अर्थ बताना है। तो मेरे सामने द्रव्यमान प्रतिशतता ये दिए, देखिए 20, द्रव्यमान प्रतिशतता 20 दिए, डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब क्या, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है 20 ग्राम, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम, ये सामने लिखा है इसके, और विलयन का आयतन ये सामने लिखा है 100 ml। तो हम ऐसा बोलेंगे 20% विलयन का अर्थ है, 20% विलयन का अर्थ, 20% का अर्थ यह हुआ 20 ग्राम विलेय पदार्थ, 20 ग्राम विलेय पदार्थ 100 ml विलयन में घुला है, 100 ml विलयन में घुला है। 100 ml में 20 ग्राम का अर्थ हुआ, 20% का अर्थ हुआ 20 ग्राम विलेय पदार्थ 100 ml विलयन में घुला है, ये 20% का अर्थ है। तो जैसे ही हमने ये लिखा द्रव्यमान प्रतिशत 20 है और ये जो 100 था 3 गुणा से इधर ले आया मैं, तो 20/100 हो गया। तुम्हें 100 में से 20 नंबर मिले, तुम्हें 100 में से 20 नंबर मिले तो कितने परसेंट नंबर मिले तुमको, 20%। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे 20 नंबर मिले 100 में से। उसी तरह 20 ग्राम पदार्थ जो विलेय पदार्थ है वो 100 ml विलयन में घुला है, 100 ml विलयन में घुला है, ऐसा हम बोलेंगे। तो इसको लिखिए, अब जब आप ये समझ गए हो तो मैं आपको, अब अगला टॉपिक हमारा ये है, द्रव्यमान प्रतिशतता को मोलरता में बदलना, ये हमारा टॉपिक है। द्रव्यमान प्रतिशतता को मोलरता में बदलना। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ये उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण 20% NaOH के विलयन की मोलरता निकालो। 20% NaOH विलयन, ये देखिए 20% NaOH के विलयन की मोलरता निकालो। तो तुमने सबसे पहले ये लिख दिया आंसर में, सबसे पहले ये चीज 20% का अर्थ ये हुआ 20 ग्राम विलेय पदार्थ 100 ml विलयन में घुला है। अब हमारे पास मोलरता का फार्मूला हम जानते हैं, मोलरता का फार्मूला बोलो, मोलरता बराबर से होती है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का अणुभार गुणित विलयन का आयतन लीटर में, विलेय पदार्थ का भार। तो ये आपके सामने ये दिया है, देखिए विलेय पदार्थ का भार, ये आपका आ गया WB। अब हमें चाहिए MB, तो NaOH का MB मॉलिक्यूलर वेट 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 बराबर से 40। तो ये आपका MB आ गया, ये आपका MB आ गया, ये MB आपका, ये आपका है 20 ग्राम, MB है आपका 40 ग्राम। ये दोनों चीजें हमारे पास मिल गई। अब हमारे को
ये हमारे को क्या चाहिए, आयतन लीटर में। ये हमारा आयतन है, ये देखिए ये आयतन है, बट ये आयतन किस में है, ये आयतन ml में है। अब इसे, इस आयतन को, वॉल्यूम को लीटर में बदलना है। तो बताइए 100 ml है, 100 ml डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया आपका 0.1 लीटर। ये 0.1 लीटर आ गया। तो आपने ये 0.1 से ये गुणा कर दिया, ये 0.1। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो ये आपका आ गया 5m। ये आपका आ गया कितना आ गया बताइए, 5m। ये मोलरता आपकी आ गई, 5m मोलरता आ गई, पेंटामोलर विलयन बन गया। तो हमारा टारगेट है द्रव्यमान प्रतिशतता को मोलरता में बदलना। और मैंने उदाहरण आपका लिया 20% NaOH के विलयन की मोलरता निकालिए। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा 20% का अर्थ जो आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझाया, 20 ग्राम विलेय पदार्थ 100 ml विलयन में घुला है। इसका मतलब मेरे पास विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WB ये आ गया। कल आपको मोलरता की परिभाषा और मोलरता का सूत्र निकाला था, तो WB आपका ये आ गया। विलेय पदार्थ कौन सा है, NaOH, तो NaOH का अणुभार निकाला मैंने, MB, ये अणुभार निकाल लिया, ये अणुभार रख दिया। अब मेरे पास आयतन 100 ml है, 100 ml का मतलब 0.1 लीटर, तो ये 0.1 लीटर आ गया। मेरी ये 5m ये पेंटामोलर विलयन बन गया। अब बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आप लोग को, ये बात समझ आ गई ना आप लोग को, लिखिए इसको। तो ये बड़ा सिंपल है और आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व कर लीजिए और लिख लीजिए। जैसा मैंने किया, गोला लगाया, आप भी गोला लगाएं, एकदम क्लिक हो जाए, आपको माइंड में आ जाए कि यार ये तो विलेय का द्रव्यमान दिया है और उधर विलयन का आयतन दिया है, बट वो आयतन है ml में, हमने उसे लीटर में बदल दिया। बस दोनों चीज चाहिए थी, ये दोनों मिल गई हमको, अणुभार तो हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये खत्म हो गया आपका। अब अगला टारगेट देखता हूं, द्रव्यमान प्रतिशतता जो कि W/W है, ये वाली है, W/V नहीं है, W/W है, W/V नहीं है, अब W/W है, को W/W को मोलरता में बदलना है, W/W को मोलरता में बदलना है तुमको। तो जब आप इसे बदलोगे तो ध्यान से सुनिएगा, मैं उदाहरण ले रहा हूं, मैं उदाहरण ले रहा हूं, इससे तुम्हें याद करना है, रटना है। उदाहरण है 98%
W/WA H2SO4 की डेंसिटी या का घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। 1 पॉइंट ये नीट में आया है आपको, प्रति ml है, तो उसकी मोलरता ज्ञात करो। तो उसकी मोलरता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया है, लिख लीजिएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व। तो सबके पास पिछले सालों के अनसॉल्व्ड पेपर, एक्चुअली सॉल्व्ड पेपर होने चाहिए सारे सब्जेक्ट के, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसे आप देख सको कि लेवल क्या है, पढ़ना कैसा है। उससे हमें रास्ता समझ आता है। कोई हमें बोल दे कि ये आपको वहां जाना है, ये पहली बिल्डिंग ये पड़ेगी, दूसरा चौराहा ये पड़ेगा, तीसरा ये यहाँ पे ये चीज पड़ेगी, बस स्टैंड पड़ेगा, फिर आप पहुंच जाएंगे। तो आपको ये रास्ता समझ आ गया। तो जो प्रश्न आप करते हैं पिछले सालों के पेपर से, उससे तुम्हें रास्ता समझ आता है पढ़ने का। तो सबसे पहली ड्यूटी है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वह पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ना। दूसरी ड्यूटी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने आपसे बन जाए धीरे धीरे सॉल्व करते जाना। और एनसीईआरटी के पहले नीट में आए हुए 2020 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना। ये पहली ड्यूटी, दूसरी ड्यूटी और तीसरी ड्यूटी नीट के क्वेश्चन और तीसरी ड्यूटी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं जितने भी आपको पढ़ाता हूं उसमें एनसीईआरटी को मैं पूरा कवरेज करता हूं। और इसके अलावा जो आपको एनसीईआरटी के बाहर आ सकने की उम्मीद है वो भी मैं आपको फिर पढ़ाता हूं। तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है हमें। तो 98% W/W H2SO4 का घनत्व यह है। अब यहाँ पर W/V भी नहीं है, W/W है ये, और इसके लिए फार्मूला रटना है। ये मास परसेंट, ये द्रव्यमान प्रतिशतता, अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो द्रव्यमान प्रतिशतता लिख सकते हो। द्रव्यमान प्रतिशतता वेट परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एमबी क्या है? एमबी का मतलब मैंने लिया था विलेय पदार्थ और एम का मतलब अणुभार, तो भूलना नहीं, एमबी का मतलब यहाँ पे अपन अणुभार है। ठीक है, तो बताइए H2SO4 का अणुभार आप निकालेंगे। हाइड्रोजन 1/2, सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16/4 बराबर से 98। ये याद ही रहना चाहिए, निकालना नहीं है, ये याद ही रहना चाहिए। जैसे NaOH 40, H2SO4 98, ये दो हमेशा फिक्स याद रहना चाहिए, निकालना नहीं, टाइम नहीं लगाना। अब M इक्वल टू, ये मोलरता है, द्रव्यमान प्रतिशत दिया है 98, डेंसिटी आपको दी है 1.84 और इंटू 10, ये तो याद करना है, ये फार्मूला रट डालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अपान ये अणुभार आ गया 98, ये एमबी निकाल दिया आपने, ये एमबी अणुभार है। और आप देखेंगे मोलरता आ गई, ये कैंसिल हुआ, ये 18.4 एम, ये मोलरता आ जाएगी। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बताइए, समझ आ गया सब लोग को ये? यस सर। सबको अच्छी तरह से समझ आ गया कि नहीं ये? अब देखो, जब तुम Yes, sir. 12th का चैप्टर दूसरा चैप्टर विलयन पढ़ोगे, विलयन और अणुसंख्या गुणधर्म, तो ये सारी बातें आपको पढ़ना पड़ेगी। आज पूरा ही पढ़ना है आपको ये चैप्टर अच्छे से, वहां पर विलयन के लिए। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको है विलयन में। ये देखिए, बड़ा सिंपल। ये देखिए 68% W/W, यहाँ पर आपको HNO3 दिया जा रहा है। HNO3 का घनत्व 1.6 ग्राम पर ml है, तो उसकी मोलरता निकालिए। तो बस आपको करना क्या है, बस यही तो करना है। ये आपका कितना दिया है, 68%। 68% दिया, प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अणुभार निकालना है। अब बताइए HNO3 का अणुभार सब कितना है, निकाला आप लोगों ने? इतनी देर में तो निकाल लेना चाहिए था आपको, इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। HNO3 हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 63। 48, कितना आ रहा है 63। लिख दो, कितना आ रहा है? सॉल्व कर लेंगे, बस हमको यहाँ पर 1.6 वर्क करना है, बाकी तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है और बड़ा सिंपल है, और वही वेट परसेंट का है। तो ध्यान से सुनना, जब वेट परसेंट W/W दिया जाए, जब वेट परसेंट W/W दिया जाए, तो उसमें घनत्व जरूर दिया जाएगा। बिना घनत्व के ये सॉल्व नहीं होगा, घनत्व दिया जाएगा। तो घनत्व ये आपका दिया है 1.6, और सीधा याद करना ये फार्मूला, पूरी उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये कंसंट्रेशन टर्म। लिख लिया आप लोगों ने? अब देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता W/W को मोललता में बदलना। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं मोललता, स्मॉल m ले रहे हो, इसमें बदलना है आपको। तो हमें 68% W/W HNO3 की मोललता निकालिए। बोले सर इसमें डेंसिटी नहीं दी है, तो इसमें डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है देने की। जरा दिमाग लगाइए, मोललता की परिभाषा लिखिए। मोललता बराबर से, कल आपने लिखा है मोललता स्मॉल m बराबर से विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। A का मतलब विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। यहाँ अगर ग्राम में दिया हो तो इसे ऊपर 1000 से गुणा करके किलोग्राम में बदलना है। ये किलोग्राम में हो गया बस। तो ये तो तुम्हें मालूम है WV/MB, और ये है विलायक का द्रव्यमान। A मैंने विलायक के लिए और B मैंने विलेय पदार्थ के लिए लिए हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। अब बताइए, मोललता M
मोल अल्फा m। अब 68% का मतलब लिख लीजिए, 68% का अर्थ क्या हुआ, जल्दी बताइए। 68 ग्राम HNO3, 100 ग्राम, बताइए 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम बिलियन में घुला है, 100 ग्राम बिलियन में घुला है, 100 ग्राम बिलियन में घुला है, 100 ग्राम बिलियन में घुला है। थोड़ा सा ये 100 ग्राम बिलियन में घुला है। इसका मतलब ये आपका विलेय पदार्थ है, ये आपका हो गया, यही ऐसा गोला लगाइए, ये आपका हो गया WB, ये हो गया आपका WB। और 100 ग्राम तो बिलियन है, ये 100 ग्राम तो बिलियन है, और 100 ग्राम और यहाँ पे है विलायक, तो WA इक्वल टू होता है बिलियन 100 ग्राम है माइनस विलायक निकालना है आपको, विलेय दिया हुआ 68 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, ये आपका आ गया विलायक का द्रव्यमान। आप भूलना नहीं, ये विलायक है, विलायक का द्रव्यमान है, ये विलायक का द्रव्यमान है। बट WB का मान हो गया 68, MB HNO3 आपने अब भी निकाला था 63, विलायक का द्रव्यमान ये तुमने निकाल लिया 32 ग्राम, और इसको 1000 से गुणा कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये बात अच्छे से समझना है, ये वाली बात अच्छे से समझना है। अगर आपने ये बात अच्छे से समझी तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ये WB दिया है, ये विलियन है, विलियन में से विलेय का द्रव्यमान यदि हम माइनस कर दें तो विलायक का द्रव्यमान हमें मिल जाएगा, और विलायक का द्रव्यमान और वो भी किलोग्राम ग्राम में हो तो किलोग्राम में बदल देंगे उसको। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए हेलो, इस तरह से हम ये बदल सकते हैं, बहुत आसान है। अब बेटा, अब हम ध्यान से सुनिए, अब हम अगला टर्म पढ़ते हैं नॉर्मलता, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ अभी नहीं है लेकिन आपको हर चैप्टर में, आयनिक में, केमिकल में, सॉल्यूशन में, सब जगह यह चैप्टर में यह नॉर्मलता आपको पूछी जाती है। तो नॉर्मलता, अब ध्यान से पढ़िएगा, नॉर्मलता की परिभाषा और नॉर्मलता का फार्मूला। देखिए नॉर्मलता का फार्मूला ध्यान से, नॉर्मलता बराबर से विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और ये ग्राम में लेना है, डिवाइडेड बाई ये विलेय पदार्थ तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार लेना है, अणु भार नहीं लेना है यहाँ पर।
मोलरता में अणुभार लेते हैं और यहाँ पर तुल्यांकी भार लेते हैं। तो तुल्यांकी भार और बाकी तो ये वही है, विलयन का आयतन, और वो लेते हैं लीटर में, ये लीटर में आयतन लेते हैं। तो ये इसको हम साधारण तरीके से लिखते हैं N = WB अपान तुल्यांक भार E इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये और ये जो है ये विलेय के तुल्यांकों की संख्या बन जाती है। नॉर्मलता बराबर से विलेय के तुल्यांकों की संख्या, जैसे मोलों की संख्या होती है वैसे W/E ये तुल्यांकों की संख्या हो गई, बटे वही विलयन का आयतन लीटर में। अब मैं सीधा VL लिख देता हूँ, ये विलयन का आयतन लीटर में। यानी इसको नॉर्मलता को ऐसा भी लिख सकते हो, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट EQ, इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हिंदी में तुल्यांक बोलते हैं, अंग्रेजी में इक्विवेलेंट EQ बोल देते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं। आपका सबसे मुख्य फार्मूला ये है। तो नॉर्मलता बराबर से विलेय पदार्थ का भार बटे उस विलेय पदार्थ का तुल्यांक भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। और इसकी जो यूनिट हो गई, इसकी जो यूनिट नॉर्मलता की यूनिट क्या हो गई बताओ? तुल्यांक प्रति लीटर। बस ये तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, ये यूनिट बन गई। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, अगर तुम परिभाषा लिखोगे तो देखो तुल्यांकों की संख्या 1 लीटर में, तो विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या 1 लीटर में उपस्थित हो तो उसे हम नॉर्मलता बोलते हैं। ये परिभाषा हो गई। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर में घुली है, ये मैंने 1 लीटर पानी ले लिया और 1 तुल्यांक डाल दिया तो 1/1 नॉर्मलता 1 हो गई। अगर मैंने ये 2 तुल्यांक डाल दिए, ये 2 तुल्यांक डाल दिए 1 लीटर में, तो नॉर्मलता 2 हो गई। तो नॉर्मलता को इस तरह से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थों के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब बताइए, ये तो बड़ी साधारण बात है और ये तुम दोनों जानते हो, केवल तुल्यांक भार चाहिए हमको। तो तुल्यांक भार अगर हमारे पास आ जाए तो हम किसी भी चीज की नॉर्मलता आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं? क्या चाहिए हमें बताइए? फाइनल क्या चाहिए हमको? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी संख्या। तो तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना आ जाए तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मलता के। तो तुल्यांक भार निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं, ये पूरा लिख लीजिए जल्दी से। ये देखिए, अब हमको इस पर विचार करना है बस, तुल्यांक भार पर, और इसे
देखिए ध्यान से पढ़ना है। अम्ल का तुल्यांक भार निकाल रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। अम्ल लिया मैंने, अम्ल लिया HCl, ठीक है, अम्ल लिया HCl। इस HCl में कितने H दिख रहे हैं? देखिए HCl है ये H, ये H हो गया, और ये Cl। कितने H दिख रहे हैं इसमें? एक। ये H निकल जाए और इसकी जगह कुछ दूसरा आ जाए, सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, तो कितने H विस्थापित हुए? एक। तो इसका जो N फैक्टर है, N फैक्टर है विस्थापनीय H की संख्या। विस्थापनीय H की जो संख्या है, विस्थापनीय H की जो संख्या है वह कहलाता है इसका N फैक्टर। तो बताइए N फैक्टर कितना हो गया HCl का? 1। और तुल्यांक भार बराबर से होता है, अच्छे से समझिएगा, तुल्यांक भार बराबर से होता है अणु भार बटे N फैक्टर। बस E बराबर से होता है अणु भार बटे N फैक्टर। अणु भार बटे N फैक्टर, अणु भार बटे N फैक्टर। तो अम्ल HCl है, उसका N फैक्टर है 1। अब बताइए N फैक्टर यदि आपको पता लग जाए तो तुल्यांक भार, अणु भार हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का 35.5, तो ये निकाल लिया आपने 36.5 डिवाइडेड बाई 1। तो ये तो वही रहा 36.5। HCl का तुल्यांक भार 36.5 रहा। H2SO4 का तुल्यांक भार निकाल रहे हैं अपन। H2SO4, H2SO4 में ऐसे 2 H लगे रहेंगे आपके, ऐसे 2 H लगे। ये देखिए H2SO4, ये बीच में सल्फेट हो गया, ये H, ये H, तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से H2SO4 का N फैक्टर हुआ 2। कितने विस्थापनीय H हैं जल्दी बताइए, कितने विस्थापनीय H हैं? 2। आ गया समझ में? कितने विस्थापनीय H हैं H2SO4 में? 2। तो इसका N फैक्टर 2 हो गया। तो तुल्यांक भार, अणु भार अपने निकाला था H2SO4 का 98 अभी निकाला था कि नहीं आपने, और 2 से डिवाइड कर दो तो ये तुल्यांक भार जो हुआ वो 49 आ गया। तो H2SO4 का तुल्यांक भार कितना हुआ? 49। कितना हुआ? 49। ऐसे आपको देखना है। अगर मैं H2SO4, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl, और ये H3PO4। H3PO4 जो होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो N फैक्टर इसका हो गया 3 और तुल्यांक भार हो गया 98। इसका अणु भार निकालोगे डिवाइडेड बाई 3, तुम अणु भार तो निकाल लोगे, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 हो जाएगा, फास्फोरस का 31 होता है और ऑक्सीजन 16 इंटू 4 हो जाएगा, तो वही 98 आ गया। तो इस तरह से अम्ल का तुल्यांक भार विस्थापनीय H, ध्यान से सुनना, ये जो विस्थापनीय H होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अम्ल की क्षारकता। तो ये एक क्षारकीय अम्ल हो गया, ये द्विक्षारकीय हो गया और ये त्रिक्षारकीय हो गया। तो एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल, त्रिक्षारकीय अम्ल। त्रिक्षारकीय का मतलब उसमें 3 H विस्थापनीय है, द्विक्षारकीय का मतलब उसमें 2 H विस्थापनीय है, एक क्षारकीय का मतलब उसमें 1 H विस्थापनीय है। तो इस तरह से हम इसको भी कभी कभी हमको ऐसा लिख देते त्रिक्षारकीय अम्ल, तो तुम तुरंत समझ जाना कि उसमें 3 विस्थापनीय H है, मतलब उसका N फैक्टर 3 है। एक ऐसा फैक्टर इससे डिवाइड किया तो आपका तुल्यांक भार आ जाएगा। तो तुल्यांक भार की नॉर्मल बात समझ आ गई तुम लोग को? यस सर। तो लिखिए जल्दी। यस सर।
वो है सर। हो गया, चलिए बहुत अच्छा, इसको हम साफ कर रहे सर हैं। अभी नहीं हुआ। हो गया अब? जैसे आप अम्ल की जगह आप यहाँ पर क्षार लेते हैं, आपने क्षार ले लिया, NaOH ले लिया, तो ये जो NaOH है इसमें एक OH विस्थापनीय, तो हम यहाँ N फैक्टर लिख लेंगे, विस्थापनीय OH की संख्या। क्षार के लिए विस्थापनीय OH की संख्या, इसमें एक OH विस्थापनीय है, तो यहाँ N फैक्टर हो गया 1, तुल्यांक भार हो गया, अणु भार होता है 40/1। क्षार CaOH ट्वाइस ले लिया आपने, तो इसमें N फैक्टर हो गया 2। N फैक्टर 2, इसका अणुभार आप निकालिए तो 40 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन होता है 1, 17 इंटू 2, तो 34 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, 74/2, ये आ गया आपका 37। जैसे अगर AlOH थ्राइस होता तो N फैक्टर होता 3, और ये हो जाता, एल्यूमिनियम होता है 27, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो 16 और 1 17, 17 तिया 51, तो ये 51 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से मैंने सीधा लिख दिया, एल्यूमिनियम 27, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 16 और 1 17 तिया 51, और 27 को जोड़ के निकाल लेना। तो इस तरह हम क्षार का N फैक्टर लिख सकते हैं, अम्ल और क्षार। लिख लिया आप लोगों ने?
तरह से हम n फैक्टर निकाल करके और उसको लिख सकते हैं, उसका तुल्यांक भार कितना होना चाहिए। अब विशेष जिसमें दिखते h हैं, 2 या 3 होते नहीं है। उदाहरण, ये 2-3 बातों को ध्यान रखें। या आपको दिया है H3PO3, ये आपको लास्ट ईयर आया है H3PO3, और मैं इसका संरचना बना रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। देखना, इसी संरचना P डबल बॉन्ड हो, 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, इससे H जोड़ दिया, इससे H जोड़ दिया, इससे H जोड़ दिया। अब बताइए यहाँ पर OH हमको कितने दिखाई दे रहे हैं? एक OH ये दिख रहा है हमको, एक OH हमको ये दिख रहा है। ये H दिख तो 3 रहे हैं H, लेकिन ये 3 काम के नहीं है, 2 ही काम के हैं। ये देखिए 2 OH है यहाँ पर, तो कितने OH विस्थापनीय हुए? 2। तो इस H3PO3 का n फैक्टर जो आया 2 आया, 3 नहीं आएगा, जबकि ये दिख कितने रहे हैं? 3। ये बड़ा खास है, इसीलिए बस 2 हैं ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और दूसरा ये H3PO2, ये वाला। और H3PO2 का n फैक्टर देखिए, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका, ये P डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन 2 है, तो ये ऑक्सीजन से H लग गया, ये H और ये H। अब बताइए OH केवल हमको दिख रहा है 1, इसका मतलब इसका n फैक्टर है 1। अब आप इनके तुल्यांक भार निकाल सकते हो। हाइड्रोजन 1 × 3, फास्फोरस होता है 31 और ऑक्सीजन होता है 16 × 3, करके सॉल्व कर लेना। फास्फोरस का 31 होता है, अलग से लिख लेना, फास्फोरस का 31 होता है। अब आप निकाल सकते हो कि नहीं? बहुत आसान है, मैं निकाल दूं क्या कि निकाल लोगे आप? हाइड्रोजन 1 × 3, फास्फोरस वो लिख दिया मैंने 31, और ऑक्सीजन होता है 16, 3 है तो 16 × 48 प्लस 31 प्लस 3 को ऐड कर देना और ऐसे इसमें रख देना। ये मेन बात है। ये हमेशा आपको ये लास्ट ईयर दोनों पूछे गए, दोनों। तो इसकी क्षारकता बताओ, ये द्विक्षार की हुआ, और ये नहीं, हाँ ये द्विक्षार की हुआ और ये एक क्षार की हुआ। इसमें ये जो H है ये ही निकलेगा, इसमें ये जो H है ये ही निकलेगा। तो विस्थापनीय H जो है इसमें, ये और ये विस्थापनीय नहीं है, ये विस्थापनीय नहीं है, विस्थापनीय केवल ये है। तो द्विक्षार की इसमें 2 OH है, ये विस्थापनीय H है, ये H विस्थापनीय है, ये H विस्थापनीय है, 2 H विस्थापनीय है। तो हम बोलेंगे द्विक्षार की अम्ल है, और ये एक क्षार की अम्ल है। तो इसका n फैक्टर हुआ 2, इसका n फैक्टर हुआ 1। और अब आप तुल्यांक भार निकाल लेना है। दोनों आए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, ये बड़ा स्पेशल केस है, इसे ध्यान रखिए और आप अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बना लिया ये आप लोगों ने। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। $98 ग्राम H2SO4 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है, इसकी नॉर्मलता निकालिए।
बताइए आप ये फार्मूला लगाइए, ये वाला फार्मूला जब आप लगाओगे तो नॉर्मलता बराबर से 98 ग्राम दिया हुआ है, और अभी आपने H2SO4 का तुल्यांक भार कितना निकाला? H2SO4 का तुल्यांक कितना निकाला आपने? 49, और वॉल्यूम कितने? 1 लीटर। ये 1 लीटर दिया है। अगर 500 ml होता तो हम आधा लीटर लिखते, अगर 250 ml दिया होता तो हम कितना देखते? 1/4 माने 0.25 लीटर लिखते। तो जो दिया होता उसको हम यहाँ पे रख के लीटर में, लेकिन लीटर लेना है। ये देखिए वॉल्यूम लीटर में है, तो ये आपका आ गया आंसर 2n। नॉर्मलता आपकी आ गई 2n, n उसका यूनिट है, और ऐसा भी लिख सकते हो 2 तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर भी लिख सकते हो। बताओ ये क्वेश्चन समझ आ गया? पर ये आपसे तभी बनेगा जब आपको तुल्यांक भार निकालना आता हो, और तुल्यांक भार तभी बनेगा जब आपका n फैक्टर आपको आता हो। अम्ल और क्षार के n फैक्टर क्लियर होने चाहिए, तो ये आपसे बन जाएंगे। अब देखो इधर ध्यान से देखना, इसको तुम बोलते हो तुल्यांक, इसको तुम बोलते हो तुल्यांक, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हिंदी में मैंने लिखा तुल्यांकों की संख्या। इसका और इसका गुणा कर दो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का, तो क्या आ जाएगा? तुल्यांकों की संख्या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हो गई। तो मैं तुल्यांकों की संख्या को, इस फार्मूले को फिर से लिख रहा हूं, ये नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर से तुल्यांकों की संख्या। ये तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 1/10 n 100 ml HCl के विलयन में HCl के तुल्यांकों की संख्या निकालिए, ये प्रश्न आपको दिया है। तो कितना सिंपल है, विलेय के तुल्यांक, विलेय कौन है? HCl है। विलेय कौन है? HCl है। और हमने ये फार्मूला लगाया, हमें नॉर्मेलिटी दी है 1/10, ये दिए हमें 1/10, और वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। ml में नहीं रखना है, किस में लेना है? लीटर में। अब बताइए 100 ml को आप जब 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 0.1 लीटर। तो ये आ गया आपका 0.1 लीटर। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका हो गया 0.01, ये आपकी तुल्यांकों की संख्या आ गई है। जैसे तुल्यांकों की संख्या निकाली, वैसे ही तुमने मोलों की संख्या भी तो निकाली थी। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से मोलरता, मोलों की संख्या निकाल सकते हो। बताओ तुल्यांकों की संख्या निकालना आ गया तुमको? तो जल्दी से सॉल्व करो। देखो ऑप्शन को बदलते हैं, 1/10 100 ml HCl का विलयन
बनाने के लिए HCl की मात्रा, बनाने के लिए HCl की मात्रा निकालिए। अब आपको HCl की मात्रा निकालना है, मात्रा, द्रव्यमान, मात्रा का मतलब द्रव्यमान निकालना है। ये वाला फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगाओ, ये वाला फार्मूला, और आपको नॉर्मलता कितनी दी है, 1/10, ये नॉर्मलता दी है, 1/10 नॉर्मलता है। आपको द्रव्यमान निकालना है, मात्रा ये WB निकालना है। अब बताइए HCl का तुल्यांक भार कितना निकाला तुमने? सबसे पहले देखो HCl का तुल्यांक भार निकाला तुमने 36.5, और वॉल्यूम ये देखो 100 ml दिया, 100 डिवाइडेड बाई 1000 तो 0.1, तो ये आपका 0.1 आ गया वॉल्यूम। अब तुम WB निकाल लेना कितना आया, निकाल लोगे WB मल्टीप्लाई करके, कितना आया WB? 36.5 ग्राम। तो ये आप WB 36.5 इंटू 0.1, तो ये आ गया 0.365, और ये इधर गया तो ये और कम हो गया 0.365 ग्राम के आसपास आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आप WB इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए समझ आ गया? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि ये दिया है आपको द्रव्यमान निकालना है, इतना आयतन आपको पूछा है बनाने के लिए कि तो बहुत सिंपल है, जरा सी भी कठिनाई नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने तुमको 1m लिखवाया था, 1m का अर्थ क्या था? 1 मोलर विलयन, 1 मोलर विलयन, जिसका अर्थ था 1 मोल विलेय पदार्थ 1 लीटर विलयन में घुला है, ये आप लिखते थे। अब मैंने 1m की जगह, ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने 1m की जगह 1n दे दिया, ये m की जगह n करने वाला हूं मैं, तो इसको बदल देंगे और इसको बदल देंगे। बस देखिए 1n का मतलब होता है एक नॉर्मल विलयन, b का मतलब विलयन है, इसका मतलब हुआ एक तुल्यांक, एक तुल्यांक। अब मोल की जगह यहाँ पर तुल्यांक आ गया, पदार्थ 1 लीटर विलयन में खुला है, तो इसको हमने बोला 1 नॉर्मल विलयन, 1 नॉर्मल विलयन। अगर मैं 2n ले लूंगा तो ये बाई नॉर्मल हो जाएगा, तो जिसका मतलब हो गया 2 तुल्यांक 1 लीटर विलयन में घुले हैं। यदि मैं इसे n/2 ले लूंगा तो इसका मतलब हो गया सेमी नॉर्मल विलयन, सेमी नॉर्मल विलयन, जिसका अर्थ हुआ आधा तुल्यांक 1 लीटर में घुला है। अच्छा, आधा तुल्यांक। अगर मैं
5n ले लूंगा तो ये हो गया पेंटानॉर्मल विलयन। इसका अर्थ हुआ 5 तुल्यांक 1 लीटर में घुला हुआ है। अगर मैं n/5 ले लूंगा तो ये हो जाएगा पेंटीनॉर्मल विलयन। तो इसका मतलब हुआ 1/5 तुल्यांक 1 लीटर में घुला हुआ है। अगर मैं ले लूंगा 10n तो ये हो जाएगा डेकानॉर्मल विलयन। डेकानॉर्मल विलयन जिसका अर्थ है 10 तुल्यांक 1 लीटर में घुला हुआ है। और अगर मैं ले लूंगा n/10 तो इसका मतलब हुआ देसी नॉर्मल। इसका मतलब हुआ देसी नॉर्मल विलयन। और इसका मतलब हुआ 1/10 का मतलब आप 0.1 भी लिख सकते हो। ये 1 लीटर में घुला हुआ है। तो ऐसे कभी आपको आ जाए तो आप इन्हें बड़े आसानी से समझ लें, उसके लिए मैंने ये लिख दिया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया सबने? तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। कभी आपको आ जाए तो आप ऐसे वर्ड आए तो उसको आप इसमें लिख लो। अगर आपको देसी नॉर्मल आ गया तो हमको समझ आ गया कि 1/10 है। अब देखिए, अब हम द्रव्यमान प्रतिशतता W/W को नॉर्मलता में बदलना। बस अब भी तुमने यही की यही चीज मोलरता में बदली थी। देखो बस नॉर्मलता बराबर से वेट परसेंट, ये इसको आप वेट परसेंट भी लिख सकते हो। वेट परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपान इक्विवेलेंट वेट। बस ये आपको याद रखना है। वेट परसेंट
इंटू डी इंटू 10, वेट का मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता इंटू डी इंटू 10 अपान तुल्यांक भार। और मैंने सबका तुल्यांक भार अभी आपके सामने लिख दिया है, मैंने सबका तुल्यांक भार लिख दिया है। तो आपको और दो आपको मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं जिसमें एच जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है। तो हम एक प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन है कि वही 98% H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml हो तो उसकी नॉर्मलता निकालिए। नॉर्मलता निकालिए, बहुत सिंपल। अब देखो नॉर्मलता बराबर से आपको 98% दिया है, ये 98, डेंसिटी दी है ये 1.84 डिवाइडेड बाई तुल्यांक भार आप जानते हो कितना होता है, H2SO4 का तुल्यांक भार है 49। बस इसे आप सॉल्व कर लो। आ गई, बिल्कुल वही का वही फार्मूला है। वहां पर अणुभार था, यहाँ पर तुल्यांक भार है, सेम प्रश्न दिया है मैंने। वहां पर नॉर्मलता थी, यहाँ पर वो वहां पर मोलरता निकालने के लिए थी, यहाँ पे नॉर्मलता निकालने के लिए। बस तो बताइए, समझ आ गया ये आप लोग को? अब द्रव्यमान प्रतिशतता W/V को नॉर्मलता में बदलना। देखो कितना आसान, मैं W/V दे रहा हूं 20% HCl की नॉर्मलता निकालो। बस इसको देखो, हमने 20% लिखा, 20% का अर्थ एकदम 20 ग्राम HCl 100 ml विलयन में घुला है। बस ये मतलब हो गया। आपको आज की क्लास में भी लिखवाया 20% का अर्थ 20 ग्राम, ये हो 20 ग्राम WB और ये हो गया वॉल्यूम। बस अब बताओ नॉर्मलता बराबर से क्या होता है, WB अपान मॉलिक्यूलर वेट MB इंटू वॉल्यूम किसमें होता है, लीटर में। पर यहाँ आपको ml में दिया है, बस यही तो समझना है। तो मास आपको दिया, ये देखिए 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट होता है HCl का 36.5 ग्राम और वॉल्यूम ये 100 ml में है और ml को तुमने लीटर में बदला तो ये 0.1 लीटर हो गया। 500 ml होता तो 0.5, 800 ml होता तो 0.8, 1000 ml है तो 1। तो ये आप सॉल्व कर लोगे, नॉर्मलता हो गई। द्रव्यमान प्रतिशतता को नॉर्मलता में कितनी आसानी से तुमने बदल दिया, बताइए।
पर ये आपको ध्यान रखना है W/V इसमें घनत्व नहीं दिया जाएगा आपको, इसमें घनत्व नहीं दिया जाएगा। इसमें बिना घनत्व को घनत्व दिया जाए तो फिर वो वाला फार्मूला वेट परसेंट इंटू डी इंटू 10, घनत्व ना दिया जाए तो ये सीधा W/V है। बहुत सिंपल है, अच्छे से एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि समझने में दिक्कत आएगी। तो बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ध्यान दो, अब नॉर्मलता फार्मूला ये हमारा पॉइंट हो गया। पानी मिलाने के बाद नॉर्मलता, पानी मिलाने के बाद नॉर्मलता, ध्यान से बहुत सिंपल समझना। बस ये देखो, ये आपका 1 लीटर विलियन है, ये 1 लीटर है, यहां तक आपने भर रखा है 1 लीटर, और इसमें ये पड़े हुए हैं 4 तुल्यांक, ये पड़े हुए। अगर मान लीजिए इसमें आपने 1 लीटर और पानी मिला दिया, 1 लीटर पानी मिलाया ये, तब ये, अब बताइए, पहले 4 थे, 4 तो अभी भी हैं, ये 1 लीटर और ये 2 लीटर, अब पानी हो गया 2 लीटर। 2 लीटर में तो ये फैल जाएंगे, दिख तो 4 ही रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी 4 है, पर 1 लीटर में 4 है, और ये अब 2 लीटर में 4 है, तो 1 लीटर में कितने बचे बताओ, 2। तो आपको यही बात सिंपल तरीके से समझना है, ध्यान से समझिए। N1V1 इक्वल टू N2 N1V1 इक्वल टू N2V2, ये फार्मूला कभी मत भूलिए। अब मैं प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है, मैं प्रश्न ये पहले लिख लो कंसेप्ट। N1V1 इक्वल टू, कल आपने M1V1 लिखा था, आज आप N1V1, नॉर्मलता में भी वही बात चलेगी। ये प्रश्न दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है NY10 H2SO4 के 1 लीटर, NY10 H2SO4 के 1 लीटर को 1 लीटर को 100 गुना तनु किया गया, तो नॉर्मलता ज्ञात करिए, तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात करिए। नॉर्मलता ज्ञात करना, दिमाग लगाओ। पहले दिया है तुमको N/10 माने 1/10 नॉर्मलता है, उसका 1 लीटर लिया, 100 गुना। 100 गुने का मतलब सोचो, तुम्हारे पास 1 रुपया था और तुमने कमाई की 100 रुपए बना दिए, तो तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे, उसकी कमाई आज की 100 गुनी हुई। 1 रुपया लेके गया था और 1 रुपए से उसने 100 रुपए बना के लाया, तो 100 गुनी कमाई हो गई। पर यहाँ पर कमाई का मतलब यहाँ पर आयतन से है, यहाँ पर कमाई का अर्थ आयतन से, आपने आयतन 100 गुना किया है, पानी 100 गुना मिलाया है। पहले 1 लीटर था और 99 लीटर पानी मिला दिया तो हो गया 100, तो पहले 1 था अब हो गया 100। तो
यहाँ पर ये 1/10 आयतन है 1 लीटर, आपको नॉर्मलता निकालना है। अब आयतन हो गया है 100 लीटर, अब आयतन हो गया है 100 लीटर। तो बताइए N2 का मान कितना आ गया? 1/10 इंटू 100 इक्वल टू 10⁻³ ये आपकी नॉर्मलता आ गई। तो आपको इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से समझना है। 100 गुना तनु करना मतलब उसमें 100 गुना पानी मिलाना। तो पहले 1 था, अब हो गया 100 लीटर पानी। तो ये आप नॉर्मलता फार्मूला इस तरह से यूज करेंगे। तो लिख लीजिए इसको। अब बताइए आज की क्लास का आपको पूरे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए कि नहीं आए? आगे सर। और ये आपकी नॉर्मलता भी पूरी कंप्लीट कर दी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक सर है, पीपीएम तो भी बचा है। पीपीएम हाँ भी मालूम है ना मुझे। तो पीपीएम बचा हुआ है अभी, वो 10 में 15 मिनट का है, तो अपन उसको कल पढ़ेंगे। पीपीएम का कन्वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको आज के मैंने जितने कन्वर्जन आपको सिखाए इससे उसमें, तो आप उसको अच्छी तरह से सीख गए हो कि नहीं? हाँ सर सीख गए। यस सर। पहली चीज अच्छे से समझ आना चाहिए, और इसको आप दोबारा आज अच्छे से पढ़िएगा। और फिर आप अगली क्लास में अपन इसके आगे पढ़ेंगे, कुछ रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे, पीपीएम पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपकी, एक वर्ड भी कभी। और मैं पूरा उसको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको एक एक वर्ड समझ आए। ठीक है, और इसका उपयोग इस तरह से हो कि आप जो है आगे के चैप्टर्स में भी इसका प्रयोग कर सको, ऐसे इसकी पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, तो अब मैं रखता हूँ। जय हिंद, सर जय जी। भारत। सर बोलिए बोलिए। सर वो फ्राइडे की वाली क्लास आपने रिकॉर्ड की थी? देखना पड़ेगा, मैंने आज की क्लास तो की है, मैं देखता हूँ उसको, रिकॉर्ड होगी तो मैं बता दूंगा, जी भेज सर। दूंगा। जी सर। आप कौन बोल रहे हैं? सर अभिषेक